खुद की पसंद से बहन जैसी वर्सेस पेरेंट्स की पसंद से मिला सौतन जैसी नंदो वाला ससुराल। रात का समय था। नदी के किनारे एक प्रेग्नेंट लड़की खड़ी थी। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं बहुत बुरी माँ हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर तू इस दुनिया में आ भी गया तो वो जल्लाद लोग तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मुझे इस नर्क में और नहीं जीना। हम दोनों एक साथ इस दुनिया से चले जाएंगे हमेशा के लिए। आखिर ये लड़की कौन है और ये सब क्यों कर रही है, ये जानने के लिए हम कुछ समय पहले चलते हैं। दिन का समय था। प्राची अपने रूम में शीशे के सामने खड़ी थी। उसने हाथ में एक झाड़ू पकड़ा हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। शहर के बढ़ते हुए क्राइम पर पुलिस ने लिया है एक बड़ा एक्शन। अरे ओ, आज तक की रिपोर्टर। इस झाड़ू से झाड़ू लगाने को बोला था या इसके साथ गाना गाने को? जल्दी से नीचे जाओ, नाश्ता तैयार कर सबके लिए। सॉरी माँ, वो बस मैं थोड़ी सफाई कर रही थी। मैं भी जाती हूँ और सब कुछ करती हूँ। प्राची जल्दी से जाकर घर के सारे काम करती है और नाश्ता तैयार करती है और फिर डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करती है। वाह प्राची, तेरे हाथ के आलू के पराठों का तो कोई जवाब ही नहीं है यार। और नहीं तो क्या, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। घर का काम हो, पूजा पाठ हो या खाना बनाना, सब में एकदम परफेक्ट। देखना शारदा, जिस भी घर में हमारी प्राची जाएगी ना, इसके ससुराल वाले इसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। हाँ हाँ, तारीफ तो करेंगे ही। मैंने बचपन से इसे अच्छे संस्कार ही दिए हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद है। प्राची मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ प्राची की छोटी बहन रूही शॉर्ट कपड़े पहनकर आती है। ए लड़की, ये क्या पहनकर आ गई है तू? और कहाँ जा रही है ऐसे कपड़ों में? अरे मॉम, चिल करो ना। मैं बस फ्रेंड्स के साथ थोड़ी शॉपिंग करने जा रही हूँ, फिर वहाँ से सीधा कॉलेज निकल जाऊंगी। कॉलेज जा रही है या किसी फैशन शो में? और ये हर दूसरे दिन तेरी शॉपिंग खत्म नहीं होती? घर में कोई काम धाम भी कर लिया कर, अपनी बड़ी बहन की तरह। मॉम प्लीज, मेरी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है। और वैसे भी कॉलेज जाने में क्या बुराई है? 2026 चल रहा है। आजकल सब लड़कियाँ यही कपड़े पहनती हैं। ये शॉर्ट्स नहीं है, ट्रेंडी आउटफिट है। टाइम बहुत चेंज हो गया है मॉम। आप लोग भी अपना ये पुराना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। बाय। रूही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। प्राची हाथ में झोला लिए मोहल्ले की दुकान से कुछ सामान लेकर घर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में कुछ पड़ोसिनें मिल जाती हैं। अरे प्राची बेटा, कहाँ से आ रही है इतने दोपहर में? नमस्ते आंटी, बस घर का थोड़ा राशन खत्म हो गया था तो वही लेने गई थी। आप लोग कैसे हैं आंटी? अंकल की शुगर की दवाई अब चल रही है ना ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बेटा, हम तो एकदम मजे में हैं। सच में शारदा ने अपनी बड़ी बेटी को क्या संस्कार दिए हैं। एकदम संस्कारी लड़की है हमारी प्राची। थैंक यू आंटी। अच्छा मैं चलती हूँ, माँ वेट कर रही होंगी। कुछ समय बीत जाता है और शाम का समय हो जाता है। रूही हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए हुए कॉलेज से लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में शांति और विमला रोक लेती हैं। अरे रूही, ये कहाँ से आ रही है तू ये भिखमंगों वाले कटे फटे कपड़े पहनकर? और ये बता, शादी वादी कब करी है तू? उम्र निकल गई तो कोई पूछेगा नहीं। एक्सक्यूज मी आंटी, पहले तो आप अपनी अपनी बेटियों की शादी की टेंशन लो, मेरी छोड़ो। और हाँ, अगर आपको शादी का इतना ही शौक है तो पहले आप ही कर लो ना एक और शादी। हाय राम, कैसी बदतमीज लड़की है। अपनी बड़ी बहन को देख एकदम सती सावित्री, और तू तो एकदम कभी खुशी कभी गम की पू बनी जा रही है। थोड़ी तो शर्म कर ले। आंटी जी, ये कटे फटे कपड़े नहीं है, इन्हें डिजाइनर कपड़े कहते हैं। आप इनको खरीद भी नहीं पाओगी, इसीलिए आपको ये सब समझ नहीं आएगा। रूही फिर घर पहुंचती है और सीधे प्राची के कमरे में जाती है। दीदी सीरियसली यार, आप क्यों 24 घंटे सती सावित्री बनकर बैठी रहती हो? अभी मोहल्ले वाली आंटियां आपको सती सावित्री बोलकर आपकी तारीफें कर रही थी। आप थोड़ा मॉडर्न बनो ना। तो इसमें बुराई क्या है रूही? अरे बुराई ये है दीदी कि आपको अपने हक के लिए बोलना ही नहीं आता। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आपने कभी खुद के लिए कुछ किया है? अभी कोई आपको स्कूटी चलाने को बोल दे, वो भी नहीं चला पाओगी आप स्कूटी छोड़ो, आपने तो आज तक साइकिल भी नहीं चलाई है। थोड़ा तो लाइफ को एंजॉय करो दीदी। देख रूही, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तू जैसी है मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये सब बाहर घूमना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता। दीदी आप ना कभी नहीं सुधरोगी। मैं जा रही हूँ सोने। रूही ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात हो गई थी। प्राची अपने फोन में एक लड़के की फोटो देख रही थी। काश मैं पापा मम्मी से तुम्हारे बारे में बात कर पाती। काश मेरी शादी तुमसे होती। पर मुझे पता है मेरे घर में लव मैरिज किसी पाप से कम नहीं है। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। मुझे भूलना ही होगा तुम्हें। अगले दिन हॉल में प्राची रूही की बुआ सुजाता आई हुई थी।
प्राची सबके लिए चाय नाश्ता लेकर वहाँ आती है। अरे शारदा, अब किस मुहूर्त का इंतजार है? लड़की बड़ी हो गई है, इतनी सुंदर और संस्कारी है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसके हाथ पीले कर दो। तभी रूही शॉर्ट कपड़े पहनकर वहाँ आती है। अरे मैं तो कहती हूँ खर्चा बचाओ और एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी निपटा दो। वैसे भी दोनों में 2 साल का ही तो फर्क है। बुआ जी, मैं दीदी से छोटी हूँ और मेरी शादी का तो अभी कोई प्लान ही नहीं है। और वैसे भी आप लोग दीदी के लिए लड़का ढूंढ ही क्यों रहे हो? दीदी तो पहले से ही किसी लड़के को पसंद करती है, आप उसी से शादी करवा दो ना, दीदी भी खुश रहेगी। क्या बकवास कर रही है तू? हमारी प्राची और ये सब, दिमाग खराब हो गया है तेरा? नहीं नहीं माँ, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लड़का सही लगे आप मेरी शादी उसी से करवा देना, मुझे कोई एतराज नहीं है। दीदी, आप हमेशा ऐसे ही डर डर कर जीना, पर मैं क्लियर कर दूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी, और जब करनी होगी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी। रूही गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद प्राची को देखने के लिए एक अमीर फैमिली आई हुई थी। लड़का विवेक अपने माता पिता अशोक, कामिनी और अपनी बहन नताशा के साथ आया हुआ था। शारदा जी, लड़की तो आपकी बहुत सुंदर है, हमें पसंद है, पर देखिए हम शहर के जाने माने लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी वीआईपी हैं। अगर हम खाली हाथ बहू लाएंगे तो लोग कहेंगे कि गरीब लड़के उठा लाए हैं। हाँ भाई, तो दहेज में हमें एक टॉप मॉडल कार और थोड़ा बहुत कैश चाहिए होगा, बस सोसाइटी में नाक रखने के लिए, है ना? आप समझ रहे हैं ना? जी भाई साहब, बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी हैसियत से बढ़कर ही देंगे, आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। प्राची का रिश्ता पक्का हो जाता है। रात को रूही राजेश और शारदा देवी के पास आती है। मॉम डैड, आप लोग पागल हो गए हो क्या? वो लोग सीधे मुंह दहेज मांग रहे थे और आप लोगों ने हाँ कर दी। वो लोग अच्छे नहीं है, आप ही शादी मत करो। तू बीच में बोल मत, आजकल इतना दहेज तो चलता है, तू अभी बच्ची है, ये सब नहीं समझेगी, जा यहाँ से। रूही वहाँ से प्राची के रूम में जाती है। दीदी प्लीज मना कर दो, वो लोग बहुत लालची हैं। रूही, पापा मम्मी ने जो देखा है वो सही ही होगा, वो मेरे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते, तू फालतू की टेंशन मत ले। रूही वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद प्राची और विवेक की शादी हो जाती है। प्राची अपने ससुराल पहुँचती है, उसका अच्छे से गृह प्रवेश होता है। ए रामू, मीरा, तुम सब आज से काम से निकाल दिए गए हो, चलो निकलो मेरे घर से, आज से इस घर में नई नौकरानी आ गई है। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? तुझे क्या लगा कि तू रानी बनकर राज करेगी? तेरे बाप ने दहेज में वो खटारा गाड़ी दी है और सामान एकदम 3rd क्लास। शहर में हमारी नाक कटवा दी तेरे बाप ने, अब इसकी कीमत तू यहाँ झाड़ू पोछा करके चुकाएगी। और हाँ भाभी, कल से ये 10 किलो मेकअप थोपना बंद कर देना। मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो, पर इस घर में हीरोइन बनने की कोशिश मत करना। अगले दिन सुबह 5 बजे प्राची उठकर पूरे घर की साफ सफाई करती है और फिर सबके लिए नाश्ता लगाती है। मैं भी थोड़ा नाश्ता खा लूं? ओह हेलो, नौकरानियाँ मालिकों के साथ टेबल पर नहीं बैठती। प्राची दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन प्राची की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे कामिनी जी, आपकी बहू तो सच में किसी अप्सरा से कम नहीं है, और नताशा तो इसके सामने एकदम फीकी लग रही है। ये सुनकर नताशा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। रस्म खत्म होते ही नताशा सीधे प्राची के कमरे में जाती है। तेरी हिम्मत कैसे मुझे नीचा दिखाने की? तू आज से इस घर में कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगी, कोई मेकअप नहीं करेगी। मैं नहीं चाहती कि कोई नौकरानी मुझसे अच्छी दिखे, समझी? नताशा प्राची का सारा मेकअप का सामान फेंककर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। रूही राजेश और शारदा देवी को एक लड़के की फोटो दिखा रही होती है। मॉम डैड, ये आरव है, हम 12th क्लास से रिलेशन में हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सपोर्टिव है, हम दोनों साथ में जॉब करेंगे, मैं इसी से शादी करूंगी। और राम, इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी, लव मैरिज, वो भी दूसरी जात के लड़के से। तूने क्या सोच लिया, हम तेरी ये मनमानी चलने देंगे? चुप कर बेशर्म लड़की, हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है तू? तेरी शादी वहीं होगी जहां हम चाहेंगे। तभी वहां सुजाता आ जाती है, जो कि किसी काम से यहाँ आई हुई थी। उसने सब कुछ सुन लिया था। अरे शारदा, मैं तो पहले कहती थी, इस लड़की के शॉर्ट्स और आजादी देखकर मुझे डाउट था। अरे आजकल के लड़के पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर मार देते हैं लड़कियों को। तू क्या चाहती है, हमारी नाक कट जाए सोसाइटी में? सुन ले रूही, अगर तूने उस लड़के से मिलने की कोशिश भी की ना, तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। डैड प्लीज, आरव वैसा नहीं है, आप लोग एक बार उससे मिल तो लीजिए। चुप, जा अपने कमरे में, और आज से तेरा घर से निकलना बंद। रूही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रूही किसी तरह छिपकर घर से निकलती है और एक होटल में अपने बॉयफ्रेंड आरव से मिलती है। हे रूही,
क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है यार? मॉम डैड नहीं माने ना? नहीं आरव, वो लोग मुझे घर में कैद कर रहे हैं। बुआ जी ने उन्हें ऐसा भड़काया है कि वो लोग मेरी जान लेने पर उतारू है। मुझे बहुत डर लग रहा है आरव, मुझे लगता है हमें अलग होना पड़ेगा। पागल है क्या? हम 12th क्लास से साथ हैं यार। तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? क्लासरूम में रूही अकेली बैठी रो रही थी, तभी उसके पास आरव आता है। एक्सक्यूज मी, वो मैथ के टेस्ट में फेल होने पर इतना भी नहीं रोते। वैसे भी सर तो है ही खड़ूस। तुम कौन हो और तुम्हें किसने बोला मैं मैथ्स के लिए रो रही हूँ? मेरी स्कूटी की चाबी खो गई है, इसलिए रो रही हूँ। ओह, तो ये चाबी तुम्हारी है? पार्किंग में गिरी थी। लो, अब ये चॉकलेट खा लो, वरना तुम्हारा मेकअप आंसुओं से और खराब हो जाएगा। इडियट, बट थैंक्स। मॉम डैड तो कभी नहीं मानेंगे आरव, हमें भागकर ही शादी करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, मेरे घर वाले तो तैयार हैं यार, उन्हें तो तू पहले से ही पसंद है। तू बस हाँ बोल, कल ही कोर्ट मैरिज करते हैं। रूही और आरव ने शादी कर ली थी। रूही शादी करके अपने घर अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचती है। मॉम, डैड। राजेश, शारदा देवी और सुजाता जी सभी एक साथ बैठे हुए हैं। चली जा, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। बेशरम लड़की कहीं की, तुझे हमारे घर की इज्जत की फिक्र नहीं हुई? एक हमारी रूही जो राज कर रही है, और एक तू, छी छी। डैड प्लीज हमें आशीर्वाद दे दीजिए, आरव बहुत अच्छा है। राजेश गुस्से में रूही के सारे कपड़े, किताबें और एक बड़ा सा फोटो फ्रेम लेकर आता है। निकल जा मेरे घर से, आज से मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। राजेश रूही के सामान को फेंक देता है और उसकी फोटो फ्रेम में आग लगा देता है। देख, कर दिया मैंने तेरा अंतिम संस्कार, जा। राजेश रूही की एक तस्वीर पर माला चढ़ा देता है। ये ले, आज से तू हमारे लिए मर गई, अब कभी मुंह मत दिखाना अपना। रूही रोने लगती है। आरव उसे संभालता है और वहां से ले जाता है। आरव रूही को अपने घर ले आता है। वहां उसका सब अच्छे से गृह प्रवेश करवाते हैं। अरे मेरी बच्ची, रोना बंद कर, आज तेरा गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश होने के बाद सब लोग हॉल में बैठ जाते हैं। बेटा, हम समझते हैं आजकल के माता पिता बच्चों की फीलिंग्स नहीं समझ पाती। उन्हें लगता है कि हम जो कहेंगे वही सही है, पर तू फिक्र मत कर। हाँ, आज से ये घर तेरा है और हम तेरे असली माता पिता हैं। रूही अभी भी रो रही थी, तभी उसकी तीनों ननदें नेहा, काव्या और पिंकी उसके पास आती हैं। अरे भाभी, आप इतना क्यों रो रही हो? अगर हमारे भैया ने आपको रुलाया है ना, तो हम तीनों मिलकर अभी इनकी कुटाई कर देते हैं। भाभी, हमारे मॉम डैड आपके मॉम डैड है, इसलिए अब रोना बंद कीजिए और थोड़ा स्माइल कीजिए। रूही शांत हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अगली सुबह रूही जल्दी उठकर घर के काम करने लगती है। चलो थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेती हूँ, सास क्या सोचेगी। तभी तीनों ननदें नेहा, काव्या और पिंकी वहाँ आती हैं। अरे भाभी, आप इतनी सुबह 7 बजे उठकर क्या कर रही हो? आपको तो लेट उठने की आदत है ना? हाँ मतलब मैं तो वैसे 9-10 बजे ही उठती हूँ, पर अब शादी हो गई है ना, तो थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा। भाभी, पहली बात तो आप इतनी जल्दी उठकर कोई काम नहीं करोगे, और दूसरी बात, जो भी काम करोगे वो हमारे साथ मिलकर करोगी, कोई काम आप अकेले नहीं करोगी। अगले दिन एक बड़े से मॉल में रूही, कमला जी और तीनों ननदें नेहा, काव्या और पिंकी शॉपिंग कर रही थीं। शॉपिंग करने के बाद सभी कैफे में जाती हैं। मम्मी जी, थैंक यू सो मच। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि आप लोग मेरे साथ मॉल वगैरह नहीं जाओगे। मायके में तो मुझे अकेले बाहर जाने के लिए भी 1000 बार परमिशन लेनी पड़ती थी। अरे पागल लड़की, तू हमारी बहू थोड़ी है, तू तो मेरी चौथी बेटी है, और बेटियों को शॉपिंग के लिए परमिशन की नहीं, बस क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। एग्जैक्टली मॉम। और भाभी, आज तो हमने भैया का कार्ड अच्छे से इस्तेमाल किया है। अगले दिन घर के हॉल में कमला जी की किटी पार्टी चल रही थी। रूही भी किटी पार्टी एंजॉय कर रही थी। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, पर पता नहीं दीदी के ससुराल वाले कैसे होंगे। पता नहीं वो वहाँ खुश भी है या नहीं। मुझे दीदी की बहुत याद आ रही है। रूही बेटा, पार्टी में मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है। रात का समय हो जाता है। रूही अपने कमरे में थी, तभी तीनों ननदें उसके पास आती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में आपको जो पहनना है बिंदास पहनना, शॉर्ट्स पहनो, साड़ी पहनो या जीन्स। मॉम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टिपिकल सासों में से नहीं है जो बहू के कपड़ों की लेंथ नापती हो। बस अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। यू आर द बेस्ट गाइस। उधर प्राची अपने घर का पूरा काम कर रही थी। काम खत्म करके वो खाना खाने के लिए किचन में जाती है। ये क्या कर रही है महारानी? मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना खत्म हो गया इस घर में, जो काम करता है वही खाता है।
दिन भर तो तूने कछुए की स्पीड से काम किया और अब तुझे 56 भोग चाहिए। जा हवा खा और सो जा। प्राची रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन प्राची नताशा के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी अचानक नताशा का एक महंगा परफ्यूम प्राची के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। हाउ डेयर यू, अंधी है क्या? पता है ये कितना महंगा था? प्राची रोते हुए हॉल में आती है जहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। मम्मी जी, नताशा ने मुझ पर हाथ उठाया है। गलती से चीज टूट गई थी, पर थप्पड़ मारना तो क्या आरती उतारी तेरी? उसने तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर मेरे सामने ये नुकसान किया होता तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ देती। सुन लो प्राची, तुम्हारे बाप ने दहेज के नाम पर हमें सिर्फ चिल्लर दी है। अगर जल्दी बाकी पैसे नहीं आए तो हम इस घर में तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, समझी? प्राची दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। रूही सही कह रही थी। पापा मम्मी ने मेरे लिए सही घर नहीं चुना। ये लोग इंसान नहीं, राक्षस है। अगले दिन प्राची किचन में खाना बना रही थी। टेंशन की वजह से उससे सब्जी थोड़ी जल जाती है। तभी कामनी वहाँ आ जाती है। एक तो तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, ऊपर से तू यहाँ हमारे पैसों का राशन जला रही है। बगल वाले गैस पर चाय का पानी उबल रहा था। कामनी प्राची का हाथ पकड़कर उस उबलते पानी में डाल देती है। माँ जी, हाथ बहुत जल रहा है, प्लीज छोड़ दीजिए। यही तेरी सजा है, ताकि अगली बार अपने बाप से पैसे मांगने में तुझे शर्म ना आए। रात का समय हो जाता है। प्राची अपने जले हुए हाथ पर क्रीम लगा रही थी। उसका पति विवेक फोन पर किसी लड़की से चैट कर रहा था। विवेक, प्लीज कुछ तो बोलो। आज मम्मी जी ने मेरा हाथ उबलते पानी में डाल दिया। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते? प्राची, मेरा दिमाग मत खाओ। मॉम ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। तुम काम ही ऐसा करती हो। मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं, अब मुझसे ये सब और सहन नहीं होता। मैं कल ही पापा को फोन करके सब बता दूंगी। कुछ समय बीत जाता है। रात को प्राची हॉल में आती है। प्राची बस अपने पापा को फोन लगाने ही वाली होती है कि तभी नताशा वहाँ आ जाती है और उसका फोन छीन कर फेंक देती है। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या चुगली करने वाली थी, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगी। फोन तो टूट गया, अब क्या करोगी? नताशा, ये तुमने क्या किया? मुझे पापा से बात करनी थी। तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। चुपचाप किचन में जाकर बर्तन मांजो। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। प्राची अब प्रेग्नेंट थी। फाइनली कोई तो है जो मेरा अपना है। मेरा बच्चा आ रहा है। अब मुझे कोई अकेलापन नहीं लगेगा। ये बच्चा मुझे जरूर समझेगा। अगले दिन प्राची हॉल में बैठकर रसगुल्ले खा रही थी। तभी नताशा उसे देख लेती है। ये भाभी आजकल बहुत ज्यादा मीठा ठूस रही है, और मैंने दादी से सुना था कि प्रेगनेंसी में ज्यादा मीठा खाने का मतलब है कि लड़की होने वाली है। अगर इस घर में एक और लड़की आ गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे कैसे भी करके इसका चेकअप करवाना पड़ेगा ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। अगले दिन नताशा सबके साथ प्राची को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ उसका चेकअप होता है। भैया आप टेंशन मत लो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। बस एक रूटीन चेकअप है। नताशा एक नर्स को साइड में ले जाती है और उसे कुछ पैसे देती है। देख सिस्टर, पैसे पूरे हैं, बस मुझे वो बता दे जो मैंने पूछा था। क्या है? मैडम जी, सीधा सीधा तो हम नहीं बता सकते, पुलिस का लफड़ा होता है। बस इतनी सी बात समझ लीजिए। मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी मतलब लड़की? रात का समय हो जाता है। सब लोग घर आ चुके थे। नताशा कामनी के कमरे में जाती है। मॉम, आपका वो वंश आगे बढ़ाने वाला सपना टूट गया। मैंने कहा था ना, भाभी आजकल जो इतना मीठा ठूस रही है, कुछ तो गड़बड़ है। नर्स ने कंफर्म किया है, पेट में लड़की है, और लड़की आ गई तो अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी आपने मुझे बताया था कि आपके खानदान में हमेशा पहला बच्चा लड़का ही होता है। हाय राम, इस मनहूस ने तो हर जगह से हमारी नाक कटवा दी। पर अब क्या करे, इसे सीधा सीधा खत्म भी तो नहीं कर सकते, पुलिस केस हो जाएगा। तेरे पापा की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जो है सो है, रहने देते हैं। अरे मॉम, सीधा खत्म कौन कर रहा है? हम बस भाभी की थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करेंगे। उन्हें आराम चाहिए ना। हम उन्हें इतना काम देंगे, इतनी मेहनत करवाएंगे कि नीचर अपना काम खुद कर देगा। अगले दिन प्राची की हालत बहुत खराब थी। तब भी वो पोछा लगा रही थी। नताशा, मुझसे अब और काम नहीं हो रहा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे थोड़ा आराम करने दो। ओ हेलो महारानी, ये आराम का बहाना अपने मायके में जाकर मारना। हमारी दादी परदादी तो 9वें महीने तक को चक्की से आटा पीसती थी। पर नताशा, डॉक्टर ने मुझे भारी काम करने से मना किया है। डॉक्टर की बच्ची, अगर तूने काम नहीं किया ना तो ये डंडा देख रही है, इससे तेरी वो हालत करूंगी कि तू रोने लायक भी नहीं बचेगी। अब जाकर सबके लिए खाना तैयार कर। कुछ दिनों के बाद प्राची किचन में खड़ी थी और काम कर रही थी। प्राची बहुत परेशान हो गई थी। नहीं करूंगी मैं कोई काम। आप लोग इंसान हो या जानवर, देख नहीं रहे मेरी हालत।
मैं एक कदम नहीं चल पा रही और आप लोग मुझसे जानवरों की तरह काम करवा रहे हो। अरे बाप रे, इस 2 कौड़े की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मुझ पर चिल्लाए। इसकी तो मैं अभी अकल ठिकाने लगाती हूँ। नताशा प्राची को एक कमरे में बंद कर देती है। उधर रूही हॉल में बैठकर अपनी तीनों ननदों को पिलो फाइट करते हुए देख रही थी। ये लोग कितने अच्छे हैं यार, पर दीदी का तो 2 दिन से फोन ही नहीं लग रहा। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई। चलो आज मैं खुद सरप्राइज देकर आती हूँ। रूही प्राची के ससुराल पहुंचती है। अरे रूही तुम, वैसे प्राची तो यहाँ है ही नहीं बेटा, वो अपनी किसी सहेली के साथ शॉपिंग पर गई है। तुम जाओ अभी। रूही को अजीब लगता है, वो जाने लगती है। तभी वो अचानक मुड़कर देखती है, ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर प्राची खड़ी थी। दीदी तो घर पर ही है, फिर इन लोगों ने झूठ क्यों बोला? क्या दीदी मुझसे मिलना ही नहीं चाहती? क्या लव मैरिज करने की वजह से दीदी भी मुझसे नफरत करने लगी है? ठीक है दीदी, अगर आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना तो मैं भी नहीं आऊंगी। रूही उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हॉस्पिटल में प्राची बेड पर लेटी हुई थी। वो रो रही थी। I'm sorry, इनका मिसकैरेज हो गया है। मैंने साफ कहा था कि इन्हें बेड रेस्ट चाहिए, लेकिन ज्यादा काम करने और स्ट्रेस की वजह से हम बच्चे को बचा नहीं पाए। मिल गई शांति तुझे, आ गया स्वाद। हम तो कहकर थक गए कि आराम कर ले, पर तुझे तो महारानियों की तरह पूरे घर में फुदकना था। तेरी लापरवाही से हुआ है ये सब। तुम किसी काम की नहीं हो प्राची, एक बच्चा तक नहीं संभाल पाई तुम। उस हॉस्पिटल में रूही अपने चेकअप के लिए आई थी। वैसे मुझे यकीन तो है कि बेबी है, बट एक बार चेकअप और करवा लेती हूँ, फिर कंफर्म हो जाएगा। तभी रूही कामिनी की आवाज सुन लेती है और जल्दी से उस रूम के बाहर खड़ी हो जाती है जिसमें प्राची थी। सुन ले मनहूस, जो हुआ सो हुआ, पर तेरे इस फालतू के इलाज में हमारे जो लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं ना, वो तू अपने मायके से मंगवाएगी। और अगर तुम्हारे बाप ने इस बार पैसे देने से कोई आनाकानी की ना भाभी, तो याद रखना किचन में गैस खुली छोड़कर माचिस मारना मुझे बहुत अच्छे से आता है। जिंदा जला देंगे तुझे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। दरवाजे के बाहर खड़ी रूही ये सब फोन से रिकॉर्ड कर लेती है। तो ये है तुम्हारी सच्चाई? तुम लोगों ने मेरी दीदी की जिंदगी नर्क बना दी है। तुम लोगों को तो मैं अब ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी पुश्ते भी याद रखेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्राची फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बार भी बहुत खुश थी। वो अपने रूम में बैठकर किताब पढ़ रही थी। पिछली बार मैंने गलती की थी, पर इस बार मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चाहे ये लोग कुछ भी कहें, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तभी नताशा हाथ में पानी की बाल्टी लेकर वहाँ आती है और सारा पानी प्राची के ऊपर डाल देती है। महारानी, क्या ये होटल है जो यहाँ बेड रेस्ट चल रहा है? चल उठ और जाकर सबके लिए छोले भटूरे बना, सबको बहुत तेज भूख लगी है। नहीं नताशा, मैं नहीं बनाऊंगी। डॉक्टर ने मना किया है। मैं इस बार अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डालूंगी। ओहो बगावत, तो अब तू मुझे बताएगी कि तुझे क्या करना है और क्या नहीं? सीधे से किचन में जा रही है, फिर डंडा लाकर तेरा इलाज करूं। प्राची डर जाती है। वो बहुत मुश्किल से उठकर किचन में चली जाती है। उधर रूही अपने ससुराल में बहुत खुश थी। तभी अचानक उसे हल्का सा फीवर आ जाता है। भाभी आप बस रिलैक्स करो, हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है। लो भाभी, गरम गरम सूप पियो। और हाँ, घर का सारा काम हमने संभाल लिया है। तुम लोग कितनी अच्छी हो यार, मेरी कितनी केयर करती हो तुम सब। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। प्राची घर की छत पर खड़ी हुई थी। वो बहुत दुखी थी। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे ये नर्क मिला। अगर मेरा बच्चा इस घर में पैदा हुआ तो ये लोग उसे भी मार डालेंगे। कोई नहीं है जो मुझे समझे। पापा मम्मी बात नहीं करते, रूही से ये लोग मिलने नहीं देते। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मुझे इस दुनिया को छोड़ना ही होगा। अब यही एक रास्ता है। प्राची चुपके से एक नदी के पास पहुंच जाती है। वो बस नदी में कूदने वाली ही होती है कि तभी रूही वहां आ जाती है और उसे पीछे खींच लेती है। पागल हो गई हो क्या दीदी? ये क्या कर रही थी तुम? अगर मैं तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ नहीं आती तो आज तो तुम। मुझे मर जाने दे रूही। वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। वो नताशा और सास इंसान नहीं, डायन है। मेरा पहला बच्चा भी उन्होंने ही मारा था रूही। प्राची रोते हुए रूही को सब कुछ बता देती है। रूही ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने कहा था ना दीदी, वो लोग लालची हैं, पर आपने संस्कारी बनने के चक्कर में अपनी ये हालत कर ली। अब और नहीं, मैं आपको जल्दी ही इन सब चीजों से आजाद कर दूंगी। लेकिन अब आप सुसाइड करने के बारे में सोचना नहीं। रूही, मुझे बहुत डर लगता है सच में। दीदी आपको रोने की जरूरत नहीं है और ना ही डरने की जरूरत है। अब आपकी छोटी बहन सब कुछ ठीक कर देगी। अभी मैं आपको आपकी ससुराल ही छोड़ती हूँ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह रूही अपने भाई रवि को कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। फिर वो अपने पापा राजेश को कॉल लगाती है, पर वो भी काट देते हैं। आखिर में वो अपनी माँ शारदा देवी को कॉल करती है। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए, दीदी की जान खतरे में है। उनके ससुराल वाले उन्हें मारना चाहते हैं। चुप कर झूठी, मुझे सब पता है। तू ये सब क्यों बोल रही है?
खुद तो भाग गई और अब मेरी संस्कारी बेटी का घर तुड़वाना चाहती है। अपनी ये कहानियाँ कहीं और सुनाना, आइंदा से कॉल मत करना, मैं तेरा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। शारदा देवी खट से फोन काट देती हैं। ठीक है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो डब्बा तोड़ना पड़ता है। अब जो होगा वो सबके सामने होगा। कुछ समय बीत जाता है। रूही चैट पर प्राची से बात कर रही थी, तभी उसे पता चलता है कि उसके भाई की शादी हो रही है, लेकिन उसे नहीं बुलाया गया। ठीक है, अगर किसी ने मुझे नहीं बुलाया तब भी मैं वहाँ जाऊंगी। देखना दीदी, सब कुछ ठीक होकर ही रहेगा अब। कुछ दिनों के बाद प्राची के मायके में उसके भाई रवि की शादी का फंक्शन चल रहा था। प्राची के ससुराल वाले भी उसके साथ आए थे। अरे शर्मा जी, देखिए ये है हमारी बहू प्राची, एकदम साक्षात लक्ष्मी है। हमने तो इसे घर का कोई काम करने ही नहीं दिया, एकदम पलकों पर बिठा कर रखा है ना प्राची बेटा? जी मम्मी जी। तभी वहाँ दो लोग टोपी पहनकर शादी में आते हैं, जो कि कैमरामैन थे। देखा, इसे कहते हैं संस्कारी बेटी, कैसे बड़े घर में राज कर रही है। और एक वो छोटी वाली कलमुही रूही थी, मुँह काला करवा कर भाग गई। पता नहीं कहाँ सड़क पर धक्के खा रही होगी, या फिर उस लड़के ने मार कर कहीं नाले में फेंक दिया होगा उसे। सुजाता दीदी, आप उस मरी हुई लड़की का नाम मत लीजिए मेरे सामने, वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी। असल में वो दोनों कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि रूही और उसका हस्बैंड आरव ही थे। आरव, टाइम आ गया है सच्चाई सबके सामने लाने का। तभी अचानक एक बड़ी स्क्रीन पर वो हॉस्पिटल वाली वीडियो चलने लगती है, जिसमें प्राची के ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे। साथ में वो वाली वीडियो भी चलती है जिसमें प्राची सुसाइड करने जा रही थी। वीडियो देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ ये सब क्या किया? तुमने मेरी बेटी का पहला बच्चा मार डाला। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम में से कोई नहीं बचेगा, सबके सब जेल जाओगे। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, पुलिस आती ही होगी, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। अरे ये नकली वीडियो है, आजकल ऐसे वीडियो कौन नहीं बना सकता। पापा जी, मम्मी जी, ये वीडियो नकली नहीं है, ये सब सच है। इतने दिन तक ये लोग मुझे टॉर्चर करते रहे, पर मैं किसी से कुछ बोल नहीं पाई। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कामिनी अशोक, नताशा और विवेक को अपने साथ ले जाने लगती है। नहीं, ये सब झूठ है। पुलिस प्राची के ससुराल वालों को अपने साथ ले जाती है। हमें माफ कर दे प्राची, हमने तेरे लिए नर्क चुना और तुझे उसमें धकेल दिया, हम कितने अंधे थे। तभी रूही और आरव सबके सामने आ जाते हैं। उन्होंने अपना फेस रिवील कर दिया था। अंधे आप लोग नहीं थे मॉम, अंधा ये समाज है जिसे सिर्फ दहेज और कास्ट दिखाई देती है, लड़कियों की खुशी नहीं। अगर आपने दीदी की पसंद की इज्जत की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बेटा, तूने आज अपनी बहन की जान बचा ली और हमने तुझे ही घर से निकाल दिया था। हमें माफ कर दे रूही, तूने तो हमें सब कुछ बताने की कोशिश की थी बेटा, लेकिन हमने ही तेरी बात नहीं सुनी। हमें माफ कर दे बिटिया। रूही राजेश और शारदा देवी को माफ कर देती है। रूही की ननदें वहाँ अपनी भाभी को ढूंढने आती हैं। सभी बहुत परेशान थी। और तुम लोग यही? भाभी, हमने आपको पूरे घर में ढूंढा, भैया भी नहीं मिल रहे थे, ना कॉल रिसीव कर रहे थे, तो हम परेशान हो गए। भाभी, माँ के बाद आप ही तो है हमारी दूसरी माँ। रूही अपनी ननदों को हक करती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर रवि की शादी एंजॉय करता है। कुछ समय के बाद प्राची एक अच्छी न्यूज रिपोर्टर बन गई थी। उसने डाइवोर्स भी ले लिया था। वो टीवी पर लाइव आ रही थी। नमस्कार, आज का शो उन सभी लड़कियों के लिए है जिन्हें संस्कार और परंपरा के नाम पर चुप करा दिया जाता है। हम नए जमाने की लड़कियां हैं, हमें अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। दूसरों की नजर में परफेक्ट बनने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जो आपको समझे, जो आपकी इज्जत करे, वही आपका असली घर है। आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपकी मर्जी है। प्राची के माता पिता भी टीवी पर प्राची को देखकर बहुत खुश थे और रूही भी अपने ससुराल में प्राची को टीवी पर देखकर बहुत खुश हो रही थी।